हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी और किस प्रकार से चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट में आप अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और इसी श्रृंखला में आपको क्या पढ़ना है, अपनी जो श्रृंखला चल रही थी, आप सभी की डिमांड थी कि सर हमें हिंदी भी प्रोवाइड करवा दें। तो ये एक क्लास होगी जो अपनी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करने वाली होगी। इतना यदि आप कर लोगे तो आपके जो भी हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आएगा वह गलत नहीं होगा, वह पूरा का पूरा इस क्लास में से देखने को मिलने वाला है आपको। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब इतना पढ़ के चले गए तो हर क्वेश्चन आपको एक से एक जो क्लास होगी इसी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है अंत तक देखने के बाद तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और भी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये अपनी क्लास रहने वाली है जो संपूर्ण हिंदी को लेकर डेडिकेटेड रहेगी, यानी हिंदी, इससे बाहर आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें हम संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल सब कुछ पढ़ने वाले हैं अच्छे से समझते हुए। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक अपना संधि। संधि के कम से कम मेरा मानना है कि आपको 2 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम के अंदर। 2 नहीं तो 1 तो फिर आना ही आना है। एक आएगा तो वह आपका स्वर संधि से निपट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें संधि क्या होती है। तो अब संधि की परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बातें अब याद करने की चीज़ें नहीं है। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आपको पूछेगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुणे, वर्दी, यण और अयादि। यह है दीर्घ, गुणे, वर्दी, यण और अयादि। यह पहचान के लिए मैंने शब्द लिख रखे हैं कि आपको बीच में आ, बड़ा ई और ऊ दिखाई दे तो वह संधि होगी आपकी दीर्घ। ए और ओ अर्थ तो अन्य है, ए और ओ यदि दिखाई दे तो वह संधि होगी गुणे। वर्दी में ए और आउ दिखाई दे तो वर्दी। य, व, र और ल दिखाई दे तो यण। और अये, आउए, आय और आव यदि किसी शब्द में आता है तो वहाँ संधि करनी है अयादि। उसके बाद में व्यंजन संधि में आपको व्यंजन दिखाई देगा और विसर्ग संधि में विसर्ग का लगभग र या ओ दिखाई देगा, वहाँ विसर्ग संधि करनी है। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो वहाँ विसर्ग संधि देख लेना। जब आपकी स्वर संधि ना हो और व्यंजन संधि ना हो तो वहाँ कौन सी संधि होगी? विसर्ग। विसर्ग के इनके कोई रूप नहीं है। सबसे पहले आपको ये ग्रुप तैयार करना है थोड़ा सा देखने के लिए। ये ग्रुप में जो मैंने नंबर देख रखे हैं इस प्रकार से आपको याद करना है। ए और आ का एक ग्रुप है, उसके बाद में ई और ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, आउ। यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस मिलेगा जो अपन पहले ए आ सीखते थे उसमें। यहाँ पर एक के साथ में मैंने ग्रुप बनाया ओ का और आई के साथ में बना रखा आउ। इन शब्दों को ये कहते हैं दीर्घ। ये सारे किसके हैं? दीर्घ का पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा है वो आपका दीर्घ संधि को डिनोट करेगा। यानी किसी शब्द में बड़ा आ दिखाई दे, बड़ा ई दिखाई दे, बड़ा ऊ दिखाई दे और री दिखाई दे तो वह कौन सा होगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि किसी शब्द में ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, ऊपर एक मात्रा दिखाई दे वह संधि होगी आपकी गुण संधि। ऊपर एक मात्रा दिखाई दे वह आपकी गुण संधि। और ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे, ऊपर कितनी मात्रा दिखाई दे? 2 मात्रा दिखाई दे, वहाँ संधि होगी आपकी वर्दी। कैसे होगी मैं बता दूं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने विद्यालय, एक शब्द क्या लिखा मैंने? विद्यालय। एक शब्द लिखा मैंने रविंदर, एक शब्द मैंने कौन सा लिखा? रविंदर। एक शब्द लिखा मैंने लघुतर, एक शब्द लिखा मैंने लघुतर। उसके बाद में एक शब्द लिखा मैंने रमेश, एक शब्द लिखा मैंने परोपकार, एक शब्द मैंने क्या लिखा? परोपकार। अब यहाँ से आपको इन शब्दों में संधि निकालनी है।
तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है विद्यालय में आ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। रविंद्र में बड़ा ई दिखाई दे गया तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। लघुत्र में बड़ा ऊ दिखाई दे गया, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। रमेश में ऊपर एक मात्रा दिखाई दे गई, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण संधि। परोपकार में ऊपर एक मात्रा दिखाई दे गई, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। फिर दो मात्रा वाला सर सदैव दिखाई दे गया मुझे, कौन सा शब्द है? सदैव। कितनी मात्रा है ऊपर? सदैव में दो मात्रा है, तो कौन सी संधि हो गई? वर्दी संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? वर्दी। इसी प्रकार से महोषधि दिखाई दिया, महोषधि शब्द दिखाई दिया, तो वहाँ पर भी कौन सी हो गई? दो मात्रा हो गई, तो दीर्घ संधि। ये पहचानने का तरीका है आपका कि ऊपर एक मात्रा है तो गुण, ऊपर दो मात्रा दिखाई दे तो वर्दी, और उसके अलावा आ, ई और ऊ दिखाई दे तो वहाँ पर आपको संधि करनी है, कौन सी? दीर्घ संधि। ये क्लियर है? उसके बाद में इनका योग कैसे करना है? देखो, ये आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये मिलके बड़े वाले का निर्माण करेंगे, तब तो कौन सी संधि बनाएंगे? दीर्घ वाली। चाहे ए के साथ में आ मिले, चाहे आ के साथ में ए मिले, चाहे ए के साथ में ए मिले, चाहे आ के साथ में आ मिले, ई के साथ में ई मिले, चाहे बड़ा ई आपस में कैसे ही जुड़े, बड़ा ई बनना है। लेकिन दिक्कत ये करेंगे कि ये किसके साथ जुड़ेंगे? ये आपस में जुड़ने के बाद में ये पहला वाला ग्रुप इस दूसरे वाले ग्रुप के साथ जुड़े, ये पहला वाला ग्रुप इस दूसरे के साथ में जुड़ सकता है, और ये पहला वाला इसके साथ में जुड़ सकता है। जब ये पहला वाला इसके साथ में जुड़ता है तो ये वाले बनेंगे, और जब ये वाला ग्रुप इस वाले के साथ में दिखाई दे तो अभी आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है? कैसे? कंटिन्यू देखते हैं। देखो, सबसे पहले दीर्घ संधि। मैंने कहा है पहले का पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप से तो आ बनेगा, दूसरा दूसरे से तो ई बनेगा, तीसरा ग्रुप तीसरे से ही जुड़ेगा तो ऊ बनेगा, चौथा ग्रुप चौथे से बनेगा तो क्या बनने वाला? आपका री बनने वाला है। जैसे मैंने लिखा वात, इसके लास्ट में आ रहा है ए, और यहाँ आयन में भी कौन आ रहा है? ए, और क्या बन गया? वातायन। बन क्या गया? आ बन गया। आपको अब ज़्यादा देखना नहीं है, आपको शब्दों को रटना है कि वात प्लस आयन बराबर वातायन। रवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, बन गया बड़ा ई रविंद्र। बड़ी ई बता रखी थी तो बन गया। लघु ऊ, उर्मी में ऊ बड़ा, और बन गया बड़ा वाला ऊ लघु उर्मी। मातृ प्लस ऋण से क्या बन गया? मातृ ऋण। क्लियर है? ये लो जी। उसके बाद में गुण स्वर संधि। जो पहला ग्रुप था ए आ, यदि वो ई या ई के साथ मिलेगा तो ए बनेगा। जैसे शब्द में ए है, इतर में ई है, शब्द प्लस इतर बराबर क्या बनेगा? आपका शब्देतर ऊपर एक मात्रा। एक मात्रा किसको डिनोट करेगी? गुण संधि को डिनोट करेगी। फिर ए या आ, ई या ई से जुड़ने के बाद में किससे जुड़ सकता है? ऊ या ऊ से जुड़ सकता है, तो बनेगा क्या? ऊपर ओ, एक मात्रा। जैसे उत्तर प्लस उत्तर, यहाँ रैम में लास्ट में छुपा हुआ है कौन? ए, और यहाँ कौन छुपा हुआ है? ऊ, तो क्या बन गया? ओ, तो क्या बन गया? उत्तरोत्तर। उत्तर प्लस उत्तर बराबर उत्तरोत्तर। ऐसे ही ए या आ के बाद में री हो तो क्या बनता है? अर। जैसे वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ है आ और यहाँ है री, और बन क्या गया? अरे, तो वर्षा ऋतु अरे बन रहा है। जो रे आधा था ये ऊपर चला गया, वर्ष ऋतु। उसके बाद में वर्दी। अपन ने किस किस के साथ में जोड़ लिया? ए आ को ई या ई और ऊ या ऊ के साथ जोड़ लिया, तो अब किसके साथ जुड़ सकता है? ए या आ, ए या आई के साथ में, ए या आ, ओ या आउ के साथ में, तो बनेगा क्या? ऊपर आई बनेगा और नीचे आउ बनेगा, यानी ऊपर दो मात्रा बनेगी, ये दो मात्रा और यहाँ पर भी दो मात्रा। एक प्लस एक बराबर एक एक, जल प्लस ओग बराबर जलोग। एक शब्द लिखता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, सदा प्लस एव क्या बनेगा? सदैव। ऊपर कितनी मात्रा आ रही है? ऊपर आ रही है दो मात्रा, और दो मात्रा किसको डिनोट करती है? आपकी कौन सी संधि को? वर्दी संधि को। तो ये किसका उदाहरण हो गया? वर्दी संधि का उदाहरण हो गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, यण संधि। अब अपन ने देखो क्या किया था, एक बार मैं वापस शुरू में ले जाता हूँ आपको। मैंने इस जगह पर ये जो ग्रुपिंग की थी, इस ग्रुप में इस ई या ई को किसके साथ में जोड़ लिया था? ए आ के साथ में ई को जोड़ लिया था, ए आ के साथ में ऊ को जोड़ लिया था, ए आ के साथ में इन दोनों को जोड़ के ये बना दिए थे। कंप्लीट हो गया। अब ई और ई किसी और के साथ जुड़ सकता है,
ऊ या ऊ किसी और के साथ जुड़ सकता है, ये ग्रुप किसी और के साथ जुड़ सकता है और ये ग्रुप किसी और के साथ में जुड़ सकता है। तो इस ग्रुप को जोड़ने के लिए अब क्या करेंगे, देखो इको एनर्जी ई या ई के बाद में कोई भी असमान, यानी ई या ई के बाद में ई या ई नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपका आए तो ई का ये बन जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में कोई और आए तो ऊ या ऊ का वह बन जाएगा, और री के बाद में असमान आता है तो रे बन जाता है। जैसे प्रति प्लस अक्स, प्रति प्लस में क्या है एक्स है, ई था, ई का क्या बनेगा ये बनेगा, और ये में ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो गया और तय हो गया आधा। पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है पर प्लस तय आधा, इसके अंदर ई जुड़ी हुई है, प्लस में ए है, प्लस में कशय है। देखो ई के बाद में ये पड़ा ए, ई के बाद में ए होने से ई का क्या हो गया आधा ये हो गया, तो प्रय ये तय को मैंने नीचे हलंत कर रहा तो ये आधा तय, ये आधा था, आधा में ए जुड़ा तो ये पूरा ये, और ये कशय क्या बन गया प्रत्यक्ष बन गया। ऐसे ही प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। ऐसे साधु प्लस आचरण क्या बना, साधु प्लस आचरण से साधवाचरण कैसे बनेगा, ये देखो जी, साधु में सा प्लस ध में से मैंने निकाल लिया बाहर ऊ के बाद में आ प्लस ये चरण, क्लियर है। ऊ के बाद में आ होने से असमान दिखाई दिया तो ऊ किस में चला गया वह में चला गया, तो ये सा ये ध हो गया आधा, वह हो गया वह में आ जुड़ा तो क्या बन गया वा चरण, कौन सा साधवा चरण। इसकी पहचान का क्या तरीका होगा, यण संधि को कैसे पहचानेंगे, आधे वर्ण के बाद में ये या वह दिखाई दे, आधे वर्ण के बाद में ये या वह दिखाई दे। जैसे यहाँ आधा अक्षर है तय, तय के बाद में यह है तो कौन सी संधि यण संधि, आधा है यहाँ ध के बाद में क्या है वह, तो कौन सी संधि साधवा चरण में आपकी संधि है यण। एक शब्द और है जैसे स्वागत, इसमें आधा से के बाद में क्या है वह है, तो स्वागत क्या हो जाएगा सु प्लस आगत होगा या सौ प्लस आगत करेगा। यहाँ थोड़ा सा वागत भी किसी को दिखाई दे सकता है, सौ भी हो सकता है, लेकिन सौ नहीं करना, आपको सु प्लस आगत करना है, विशेष इसका ध्यान रखना, सु प्लस आगत अच्छा आगमन। उसके बाद में अयादि संधि, अयादि में बोला ही जा रहा है अये, कौन सी संधि अयादि में अये आवे आए आव, यानी एक के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ए बनेगा, ओ के बाद में असमान स्वर हो तो औ बनेगा, आई के बाद में असमान स्वर हो तो आय बनेगा, और ओ के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनेगा आव। ए औ आई आव, ए ओ आई आव से बनेंगे ए औवे आई आव। जैसे ने में क्या था ने प्लस अन, क्या कर दिया नयन, एक मात्रा के बाद में अन तो क्या बन गया नयन। यहाँ देखो बीच में क्या आ रहा है ए, यहाँ क्या आ रहा है आओ, यहाँ आय, यहाँ आओ, ए आवे आय आओ। ने प्लस अन से नयन बना, कैसे बना प्रोसेस बता देता हूँ। देखो न था, इसमें से एक को बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस में ए लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है न, एक किस में चेंज होगा ए में, तो न ये हो गया, इसके अंदर क्या बनेगा ए प्लस में ए प्लस में न, तो ये न में ए जुड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा न, फिर ये में ए जुड़ेगा तो ये पूरा, और लास्ट में कौन सा लिखा हुआ है न, तो क्या बन गया नयन। ऐसे भो प्लस अन बराबर भवन, नए प्लस अक बराबर नायक, और पो प्लस अक बराबर पावक। ये किसके उदाहरण हो गए अयादि संधि के उदाहरण हो गए। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको इम्पोर्टेंसी के रूप में विशेष ध्यान रखना है कि इन शब्दों में कौन सी संधि है, ये एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं आपके। जैसे भानुदय में क्या दिखाई दे रहा है ऊ दिखाई दे रहा है, कौन सा ऊ बड़ा ऊ, तो कौन सी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। रजनीश में बड़ा ई दीर्घ संधि, अभिष्ट में बड़ा ई दीर्घ संधि, लघुत्र में बड़ा ऊ दीर्घ संधि। ऊपर महेश्वर में कितनी मात्रा दो मात्रा, दो किसको डिनोट करेगी वर्दी संधि को। अन्वेषण आधा न के बाद में क्या दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है, बताओ कौन सी संधि करोगे यण संधि कर दोगे। व्यायाम आधा के बाद में वह यह दिखाई दे रहा है,
है, कौन सी संधि? यण संधि। भावार्थ में बड़ा आ दिखाई दे रहा है, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। गिरीश में बड़ा ई दिखाई दे रहा है, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मध्यवर्ती में आधा दे के बाद में वह दिखाई दे रहा है, कौन सी संधि? यण संधि। परोपकार में ओ दिखाई दे रहा है, ऊपर एक मात्रा किसको डिनोट करती है? गुण संधि को। ऊपर एक मात्रा किसको? गुण संधि को। विधायक आय, कौन सी संधि होगी? अयादि। बोलने से अयादि आय। विनायक कौन सा है? आय, अयादि संधि। गणेश में ऊपर एक मात्रा किसको डिनोट करेगी? गुण को। ऊपर एक ही है तो एक गुण अच्छा होता है, ऐसे याद रख सकते हो, गुण संधि। और गायक आय, अयादि में आय आता है तो अयादि संधि। ये लो जी, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे कुछ शब्द आएंगे और आपको पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर व्यंजन संधि, इसके मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, कुछ शब्द बताए हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम में रिपीट करने वाले हैं, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं? सद्भावना, देखो दयादा है तो सत्य प्लस भावना, यहाँ द दिखाई देने से द कौन सा है? व्यंजन है तो व्यंजन संधि। वाग्मय में गयादा दिखाई दे रहा है, वाक प्लस मय व्यंजन संधि। जगदीश, ईश दिखाई देगा लेकिन है कौन सा मेन? द दीश, यानी कौन सी संधि? जगत प्लस ईश व्यंजन संधि। उच्चारण में आधा च क्यों आ रहा है भाई? आधा च आ रहा है, इसका मतलब क्या है? व्यंजन है। उद प्लस चारण, उच्चारण व्यंजन संधि। सत्य प्लस शास्त्र, आधा च है व्यंजन संधि। जगन्नाथ में आधा न है व्यंजन संधि। विषम, देखो वी प्लस सम, ये था चेंज हो गया इस स में, इस वजह से कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। वी प्लस सम विषम। संस्कृति में आधा स है, आधा स किसको डिनोट करता है? व्यंजन संधि को, व्यंजन। वागीश, ईश है लेकिन वाक से बना हुआ है, वाक प्लस ईश, ये क में चेंज हुआ है, इसलिए ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सत्य प्लस नारी, न आधा है, आधा किसको डिनोट करता है? व्यंजन संधि को। अधि प्लस इस्ताता, ये वाला स था, इस वाले आधे स में गया है, आधा स किसको डिनोट करता है? व्यंजन को, तो व्यंजन संधि। सट प्लस मास, आधा ण है, ण आधा किसको डिनोट करता है? कह के गयाड़े, इसका मतलब व्यंजन को, व्यंजन संधि। आधा च है, च आधा किसको डिनोट करता है? व्यंजन को। आ प्लस साधन, कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर हर वर्ण व्यंजन आ रहा है, और व्यंजन हमेशा आधा आता है तो व्यंजन संधि हो गई। उसके बाद में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखो यशोभिलाषा, यश है प्लस अभिलाषा, ए किसमें? विसर्ग का क्या हो रहा है यहाँ पर? ओ। अब इस यशोभिलाषा में कहीं गुण संधि मत कर देना, क्योंकि यशो अभिलाषा का मूल शब्द होता है यश है, इस वजह से ये विसर्ग संधि है। पुनर्जन्म में ऊपर आधा र दिखाई दे रहा है तो पुनः से बना है, पुनः जन्म होता है उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। पुनः, पुनः का मतलब विसर्ग संधि। हरिय धन चंद्र बराबर हरीश चंद्रे, आधा से बना है किससे? हरीश चंद्र से। मनः धन हरे, मन को हरने वाला वो होता है मनोहर, मन है, इसका मतलब विसर्ग संधि। नमः दंते, हे महान आत्मा तुझे नमस्ते है, इसका मतलब नमः किसको है? ते यानी उसे, तो नमस्ते में विसर्ग संधि। वये धन वर्ध में वयोवर्ध विसर्ग संधि। यश दंदा यशोदा विसर्ग संधि। पुरह धन कृत पुरुषकृत व्यंजन संधि। शिरह धन भाग शिरोभाग विसर्ग संधि। अन्य धन अन्य अन्योन्य विसर्ग संधि। नीह धन रज नीरज विसर्ग संधि। नीह धन सार निस्सार विसर्ग। दुह धन कर दुष्कर। नीह धन रस नीरस। पुरह धन हित पुरोहित, सब में क्या है? विसर्ग संधि है। आपको क्या करना है? इन शब्दों को एक दो बार देख लेना, ये शब्द एग्जाम में रिपीट करने वाले हैं। क्लियर है? कुछ भी समझ में नहीं आए ना, ऐसे लगे स्वर संधि का कोई उदाहरण नहीं है, तो आप व्यंजन वाले में तो आधा पकड़ लोगे, आधा पकड़ में आएगा तो व्यंजन संधि है, अब आधा नहीं आए तो राम नाम सत्य किसके साथ चले जाना? विसर्ग के साथ। ये था आपका संधि वाला पोर्शन कंप्लीट। इतनी संधि आपको आती है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन चर्चा करेंगे उपसर्ग की। देखो उपसर्ग क्या चीज होती है? उपसर्ग वह होता है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है और पहले जुड़कर उसके अर्थ को चेंज कर देता है, अर्थ को क्या करता है? बदल देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है।
इनका क्वेश्चन ये आता है निम्न में से किसमें उपसर्ग ये है कि नहीं है, कि इस शब्द से ये उपसर्ग बना है कि नहीं बना है। तो इसके रूल नियम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ शब्द बता रहा हूँ। ज़्यादातर आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किस शब्द में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। तो जैसे शब्द से पूर्व लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अप्रत्याशित है, इसमें कितने उपसर्ग है, 2 है, ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। इत तो क्या है, अंत में जुड़ा है तो प्रत्यय, और 2 इसमें क्या है, उपसर्ग है। और आशा इसमें क्या है, मूल शब्द है। कई बार पूछ लेते हैं शब्द में मूल शब्द। देखो उपसर्ग अलग करने का एक ही तरीका है, आप मूल शब्द पकड़ लेना। यदि आपको मूल शब्द उसमें पकड़ में आ गया तो आप उसका उपसर्ग अलग से कर दोगे। मूल शब्द निकालने की कोशिश करना, चारों शब्दों में से मूल शब्द यदि अलग कर लोगे तो बचा हुआ जो शब्द होगा वह उसका उपसर्ग या प्रत्यय होगा। जैसे विचार है, इसमें मुझे उपसर्ग निकालना, तो मैंने एक शब्द मूल शब्द देखा चार। चार अपने आप में मूल शब्द होता है, हाँ होता है, तो फिर इसके भी उपसर्ग लग गया तो विचार। प्रचार, वही 4 में प्र लग गया तो प्रचार। परामर्श, इसमें आपको ये दिक्कत करेगा, वो देगा पर उपसर्ग है या परा, तो मर्श मूल शब्द होता है, अमर्श कोई मूल शब्द नहीं होता। अमर्श नहीं है, इस वजह से इसमें पूरा परा ही क्या है, उपसर्ग है। पराधीन, अब देखो धीन कोई मूल शब्द नहीं होता, अधीन होता है। पराधीन किसको बोलते हैं, पर यानी दूसरे, और दूसरे के यदि अपन अधीन है, जैसे अंग्रेजों के अपन गुलाम थे तब उनके पराधीन थे, तो इसका क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन। मूल शब्द क्या है, अधीन, किसी दूसरे के अधीन रहना, इसलिए यहाँ उपसर्ग कौन सा आया है, पर आया है, ना कि परा। ये शब्द ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पराश्रित, परा यदि आपने मूल शब्द मान लिया, सॉरी उपसर्ग मान लिया, तो बताओ श्रित मूल शब्द हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। श्रित नहीं होता, आश्रित होता है, इसलिए इसमें क्या है, पर उपसर्ग है, पर प्लस आश्रित, पर यानी दूसरे पर आश्रित रहना। पराभव, यहाँ देखो अभव कोई मूल शब्द नहीं होता, अभव या अभव कोई मूल शब्द नहीं होता, भव होता है, इसलिए यहाँ कौन सा उपसर्ग आया है, परा। अपेक्षा, अप प्लस इक्षा, अपेक्षा कौन सा उपसर्ग हो गया, अप उपसर्ग हो गया। परायण, इसमें पर होगा, पर प्लस अयन, परायण। दुर्व्यवहार, एक मूल शब्द है दू, फिर है वी, फिर है औ, फिर है हार, इसमें 3 क्या आए हैं, उपसर्ग आए। मूल शब्द इसमें कौन है, हार मूल शब्द है, दुर्व्यवहार। व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण मूल शब्द है, इसमें कितने उपसर्ग आए हैं, 2 उपसर्ग आए हैं, वी प्लस आ प्लस करण बराबर व्याकरण। उसके बाद में पर्यावरण, परी प्लस आ प्लस वर्ण, मूल शब्द वर्ण है, यानी परी और आ क्या है, इसके उपसर्ग है। सहानुभूति, सह प्लस अनु प्लस भूत प्लस ई, यानी यहाँ पर सह और अनु 2 क्या आए हैं, आपके उपसर्ग आए हैं। ये वो शब्द लिए मैंने जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इनको बता रहा हूँ मैं। सोदाहरण में क्या है, स प्लस उदाहरण, ये देखो कौन सी संधि हो गई, ऊपर एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि का भी उदाहरण हो गया ये। सुक्रम, अच्छा है वो क्रम, क्रम मूल शब्द है तो सुपसर्ग। स्वागत, सु प्लस आगत, अच्छा है जो आगमन। निरोध, नी प्लस रोध, कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो मूल शब्दों को पकड़ लेना। जैसे संतोष है तो सम प्लस तोष। सज्जन में सत प्लस जन व्यंजन संधि है। अतिथि, तिथि जिसकी निश्चित नहीं है, तिथि मूल शब्द है तो ए क्या हो गया इसमें, उपसर्ग। प्रार्थी में अर्थी मूल शब्द होता है तो प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। प्रत्यागत में प्रति प्लस आ प्लस गत होता है प्रत्यागत, और प्रकाशित में प्र प्लस काश प्लस इत, प्र क्या हो गया इसमें, उपसर्ग हो गया। उसके बाद में अभ्यागत, अभी धन आ धन गत, कौन से, अभी और आ क्या हो गए इसमें, उपसर्ग। आविर्भाव, इस प्रकार का कोई शब्द आए तब दिक्कत करेगा, आविर प्लस भाव यानी आविर इसमें क्या है, उपसर्ग है। उल्लेख में उद प्लस लेख, व्यंजन संधि भी हो रही है, उद उपसर्ग है। विख्यात, वी प्लस ख्यात विख्यात। पर्यटन, परी प्लस अटन, और अपी धन तू यानी अपी इसमें क्या है, उपसर्ग है। ये थे आपके कुछ उपसर्ग जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिए। बाकी उपसर्ग खूब सारे हैं जो आपको खुद को पढ़ने भी होते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो और पढ़ लेना, लेकिन इन शब्दों को तो आपको पढ़ के ही जाना है। अब है आपके प्रत्यय। प्रत्यय क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में यानी बाद में जुड़ते हैं और अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय मूलतः आपको पूछे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय।
क्रय या एक धातु है, इसका मतलब ये धातु यानी क्रिया से कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय हैं, और किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़ते हैं तो वो तदित प्रत्यय हैं। संज्ञा शब्द से, सर्वनाम से और विशेषण से कोई शब्द बनता है तो वह तदित प्रत्यय हैं, और किसी क्रिया के जुड़कर बनता है तो वो कौन सा है, कृत प्रत्यय। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा तदितांत है, इसका मतलब तदित के अंत में लगाए हुए हैं होता है तदितांत। कौन सा कृतांत है, यानी कृत के अंत में लगाए हुए हैं कृतांत है। तदित प्रत्यय मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं, इतना ही देख लेना, नाम याद नहीं करना। और कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के, तदित है वो 6 प्रकार के, और कृत है वह है 5 प्रकार के हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय बता रहा हूँ जो एग्जाम में रिपीट होते हैं कि ये आपको पढ़ने हैं। जैसे बालक है, यहाँ मूल शब्द बाल है तो कौन सा प्रत्यय हो गया, कै प्रत्यय हो गया। लेकिन सेम ही शब्द है शिक्षक, ये ऐसे लिखा हुआ आता है बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक, इनमें से किसमें अक प्रत्यय नहीं है। फिर आपको एक समान ही दिखेंगे, बालक और शिक्षक और पाठक और निंदक। तो ये थोड़े से पढ़ने से पता चलता है कि बालक में बाल प्लस कै, मूल शब्द क्या है, बाल है तो कै प्रत्यय है। लेकिन शिक्षक में शिक्ष प्लस अक कौन सा है, शिक्षा मूल शब्द होता है। मूल शब्द क्या होता है, शिक्षा होता है, तो उसमें अक जुड़ा हुआ है, इस वजह से शिक्षक है। पाठक में पाठ प्लस अक, और निंदक में निंदा प्लस अक। मूल शब्द क्या होती है, निंदा, इसलिए निंदक बना है। लेखक, कारक और चालक, इन सब में क्या है, अक पढ़ते हैं, परंतु बालक में ध्यान रखना कौन सा पढ़ते हैं, कै। इतना कोई अलग है तो उसे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये शब्द जब लिखे हुए होते हैं तो लास्ट में अक ही दिखाई देता है। जैसे बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक सब में कई लग रहा है, इस वजह से ध्यान रखना बालक अलग से हैं तो इसमें कै पढ़ते हैं। उसके बाद में है पूजनीय, स्वर्णीय, माननीय, विचारणीय, पाणनीय, मध्यम, इसके एक बार छोड़ो, इतने। इनमें से क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसमें अन्य प्रत्यय नहीं है, तो कुछ मैंने अन्य वाले लिखाए, पूज प्लस अन्य पूजनीय, श्रु प्लस अन्य श्रवणीय, मान प्लस अन्य माननीय, विचार प्लस अन्य विचारणीय। लेकिन पाणिनि में ई प्रत्यय होने से पाणिनीय बना है, ये इंपॉर्टेंट है। पाणिनि में अन्य प्रत्यय न होकर कौन सा प्रत्यय हैं, ई प्रत्यय हैं। एक मैंने और बता दिया है, पाणिनीय अलग याद रखना, बाकी सब में अन्य प्रत्यय हैं, लेकिन पाणिनीय में ई प्रत्यय हैं। उसके बाद में मध्यम में तो मैं पढ़ते हैं, और शोर के अंदर रह पढ़ते नहीं, ये कौन सा पढ़ते हैं, ए। सूर प्लस ए बराबर होता है शोर, आदि वर्दी के कारण। झगड़ालू में आलू पढ़ते, दयालु में आलू पढ़ते, डिबिया में ईया पढ़ते, यानी ईया। बुराई में आई पढ़ते, चतुराई में आई पढ़ते, ठकुराइन में आइन पढ़ते। ये कुछ शब्द है जो बोलने से भी दिखाई दे रहे हैं। लुहार, क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसमें हार प्रत्यय नहीं है, और इसमें और सारे हार लगे हैं, आपको यहाँ पर भी हार दिखेगा, लेकिन लुहार में मूल शब्द है लोहा, और कौन सा प्रत्यय है, आर। इंपॉर्टेंट कर लो भाई, पूछेगा लोहार। लुहार में मूल शब्द क्या है, लोहा, और कौन सा प्रत्यय, आर। दक्खन में डकना प्लस अन्य, अन प्रत्यय। सामाजिक एक प्रत्यय, सैनिक एक प्रत्यय, पुजारीन कौन सा प्रत्यय है, ईन प्रत्यय। ई छोटा आ रहा है तो इन पढ़ते। मरियल ईयल पढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ई पढ़ते गए, इन पढ़ते गए। इनमें तो ई पढ़ते हैं, जैसे कौन कौन सा है, भारतीय, मानवीय, स्थानीय, बहुदीय, राष्ट्र, इसमें ई पढ़ते हैं, ध्यान रखना। जो अभी माननीय आया था उसमें अन्य पढ़ते था, और इनमें क्या है, ई पढ़ते हैं। मूल शब्द अलग देखोगे तो भारत है, मानव है, स्थान है, भवत है, राष्ट्र है, तो ई अलग से आएगा, मूल शब्द निकाल लेना यहाँ पर भी। ईन प्रत्यय से बने हुए नमक प्लस ईन, रंग प्लस ईन, शोक प्लस ईन, कुल प्लस ईन, नव प्लस ईन, समीचीन, समीची और अवारचीन, इन सब में कौन सा पढ़ते हैं, ईन पढ़ते। लेकिन आपको देगा नानी, इसमें कौन सा पढ़ते हैं, तो नाना में ई जुड़ता है तो नानी जुड़ता है। अभी पूछेगा किसमें ई पढ़ते नहीं है। इल्ला रंगीला, फतरीला, लचीला, रसीला, शर्मिला, नसीला, इन सब में कौन सा पढ़ते हैं, इल्ला पढ़ते हैं। इसके साथ में वो पूछेगा कोई ला का उदाहरण देगा, और ऐसे पूछेगा किस प्रत्यय में
इल्ला प्रत्यय नहीं है और एक शब्द लगेगा लास्ट में कोई ला वाला, तो इसमें सब में ला दिखेगा, लेकिन उसमें मूल शब्द अलग करोगे तो प्रत्यय केवल ला निकलेगा, ध्यान रखना। एरा, लुटेरा, चचेरा, ममेरा, नानेरा, फुपेरा, गनेरा, बसेरा, अंधेरा, कमेरा और सपेरा, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय। इन शब्दों को याद रख लेना। एरा वाले ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, एरा के 4 शब्द होंगे, जिनमें से 3 इनमें से होंगे, रे कोई दूसरा होगा, उसके भी लास्ट में दिखेगा रा, लेकिन वहाँ एरा प्रत्यय होगा नहीं। इस वजह से इन शब्दों को विशेष ध्यान रखना, 1-2 बार पढ़ लेना कि इन्हीं में एरा होता है। उसके बाद में अ प्रत्यय, राघव, लाघव, पांडव, वैष्णव, सेव, इन सब में अ प्रत्यय। अ कैसे है? एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे रघु प्लस अ, ये अ आदि वर्दी करता है तो क्या बना देता है? रा, प्लस में घू, घू से क्या निकाल लेता हूँ मैं? घ निकाल लेता हूँ अलग से, ये घ, इसमें से क्या निकला? ऊ, और ऊ के बाद में कौन है? ए। इस वजह से ये क्या बन गया? रा, घ, और इसका क्या बन गया? औ, औ में ए, ये घ में ए जुड़ा तो ये रा, फिर ये घ, फिर ये व में ए जुड़ा तो ये, इस प्रकार से चलता है राघव। क्योंकि इसमें संधि भी हो रही है, प्रत्यय जुड़ने के साथ में इसमें संधि हो रही है, इसलिए लास्ट में दिखाई वह दे रहा है, लेकिन है कौन सा प्रत्यय? अ प्रत्यय। ध्यान रखना, रघु मूल शब्द है, लघु है, पांडु है, विष्णु है और सेव है। सेव में मूल शब्द है शिव। क्लियर? फिर ये प्रत्यय मातम्य, सौंदर्य, आदित्य और दैत्य, इन सब में ये प्रत्यय है। और केशव में कौन सा प्रत्यय है? वह। इनके साथ में इसको फंसाएगा, इन शब्दों के साथ साथ में एक शब्द ये फंसा देगा, और फिर पूछेगा किसमें अ प्रत्यय नहीं है। फिर आपको तो साफ ही दिखाई देंगे यहाँ कि राघव, लाघव, सेव और केशव सब में ही वह है, लेकिन यहाँ पर भी मूल शब्द जब रघु निकालोगे तो अ दिख जाएगा। यहाँ मूल शब्द है केश, केश में वह जुड़ा है। क्लियर है? देखो वह सब में, इसमें भी वह रहेगा और फंसा देगा बीच में। इतना सा यदि अलग करना सीख लोगे तो प्रत्यय आपके क्लियर है। यह था आपका प्रत्यय वाला। तो अभी तक अपन ने संधि, सर्वनाम, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो भाई, और लोगों को भी चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से, हिंदी वाली जो परेशानी है वो दूर हो जाए। उसके बाद में अपन बात करेंगे संज्ञा। बहुत लोग तो अभी तक संज्ञा भी नहीं समझ में पाते हैं, जो 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा 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 कुछ नहीं, किसी का नाम ही संज्ञा है। किसी वस्तु को पहचानने के लिए आप उसे कुछ ना कुछ नाम दोगे, वही संज्ञा है। किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए उसे कुछ ना कुछ नाम दिया है। जैसे मुझे नाम दिया BL सर, किसी को नाम दिया राम, किसी को दिया मोहन। फिर मोहन में भी उसको लड़का कहा, किसी को लड़की कहा, और किसी को दुख दे दिया, आपने दुख नाम दिया, किसी को सुख दिया। कुछ ना कुछ उसे पुकारने के लिए जो जो नाम दिया वो सब आपकी क्या है? संज्ञा है। बस यही कहानी है। जिसका भी नाम है, मेरे हाथ में ये पेन है, पेन का कोई मैं नाम रख दूं, मेरा पेन को मैं मोहन कहूँ तो मोहन ही संज्ञा है, पेन संज्ञा है, हाथ संज्ञा है, आँख संज्ञा है, शरीर संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। जो भी इस धरती पर है वो सब संज्ञा है। और उस संज्ञा को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक जिसका आपने अपनी ओर से कुछ नाम रखा है, जिसका पता पूरे संसार को नहीं है, आपको ये वह आपके लिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस मूल रूप से बनी है वह मूल रूप क्या है? जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक। और ऐसा नाम जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं वह है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जैसे किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम गीता है, राजस्थान है, जनवरी है, भारत है, हिमालय है, गंगा है, ये सब के सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इनके नाम है, इनको जब आप चाहो तब इनको बदल सकते हो। जिसका नाम बदला जा सकता है वह आपके लिए संज्ञा है, ध्यान रखना। या ऐसे याद रखना, कोई विशेष वस्तु थी, उसका आपने पर्टिकुलर नया नाम रख दिया तो वह आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी बह रही थी, नदी बह रही थी, खूब सारी नदियाँ थी, जो किसी का नाम नहीं जानता वो ऐसे कहेगा ये नदी जा रही है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग उस नदी का नाम रख देते हैं कि ये कांतली नदी है, ये खारी नदी है, ये बांडी नदी है, ये गंगा है, ये यमुना है, तो उन सब का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई पहाड़ है, अपन पहली बार देखने जाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अपन उन पत्थरों की बनावट को देख के क्या कह सकते हैं कि ये पहाड़ है।
तब तो वह जाति थी, लेकिन वहाँ किसी ने उसका नाम जाना और उसने कह दिया ये तो अरावली पर्वत है, इसका मतलब वह है, उसका नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कोई पुस्तक पढ़ी थी, पता नहीं, अपन ने कहा ये कोई किताब है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके कहता है नहीं ये तो गीता है, ये तो रामायण है, ये तो महाभारत है, तो उस पर्टिकुलर वस्तु का नाम आपने दे दिया तो वह आपके लिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने कोई कह दिया ये महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कि सितंबर का महीना चल रहा है, किसी ने इतना ही कहा, उसे नहीं पता कौन सा महीना चल रहा है, उसने कहा माह है, तो यह जातिवाचक संज्ञा थी। लेकिन किसी ने कह दिया ये तो सितंबर है, तो उसने उसका महीने का नाम दे दिया, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई पशु था, उसे नहीं पता कि ये गाय एक भैंस है, लेकिन उसने कहा ये पशु है, तो ये जातिवाचक है। लेकिन उसने कह दिया ये गाय है, तो भी ये क्या है, जातिवाचक ही है, क्योंकि गाय का भी यदि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो गाय एक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किसी ने कह दिया ये फल है, किसी ने कह दिया ये आम है, किसी ने कह दिया ये लंगड़ा आम है, किसी ने कह दिया ये बनारसी आम है, लेकिन ये सब है क्या, आम है, तो ये सब क्या है, जाति है। ध्यान रखना, जिसका नाम नहीं है वह है क्या है, जाति है। जैसे लड़का है, लड़की है, आदमी है, लुगाई है, देश है, जिला है, पर्वत है, नदी है, अनाज है, गाय है, तूफान है, मनुष्य है, ये सारे के सारे शब्द आपके लिए क्या है, जाति है। अब इतनी मैंने डिटेल बता दी। इसके अलावा यदि आप कन्फ्यूज होना चाहते हो तो होते रहना। इसके अलावा जो बच गए वो सब भाव होंगे जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। जैसे दूरी है, अपन कहते हैं उसका अगर उतना दूर है, इसका मतलब ये भाव महसूस किया तो दूरी। बुढ़ापा, ललाई, खटाई, प्रेम, गणना, प्यार, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आदमी के क्या है, इमोशन है, तो भाव है। ये भाववाचक संज्ञाएं। ये शब्दों में से मैं बता दूंगा, यहाँ जो मैंने शब्द लिखे ना, इन शब्दों में से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैंने कहा ये देख लो, ये शब्द पूछा है अगले ने, देख लेना। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट संज्ञाएं होती है जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन वाक्य प्रयोग के कारण वह जातिवाचक बन जाती है। कुल मूल रूप से जातिवाचक होती है, लेकिन वाक्य प्रयोग के कारण व्यक्तिवाचक बन जाती है। उनको अलग करने के तरीके अपन देखते हैं। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी सब लोगों की एक जाति है, लेकिन मैंने यहाँ गांधी जी बोला और आपके माइंड में क्या आया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आया, इसलिए ये गांधी जी एक जातिवाचक न होकर अब यहाँ क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। ऐसा क्वेश्चन पीएसआई में पूछा जाता है, आपको मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। जैसे पटेल ने एकीकरण में भूमिका निभाई, मैंने ऐसा कहा, बताओ किसी के माइंड में ऐसा आया कि ठाकरे पटेल था? किसी के मन में आया क्या ठाकरे पटेल? पटेल तो वो भी पटेल था, लेकिन आपके माइंड में कौन आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर्टिकुलर व्यक्ति नाम आया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पटेल एक जाति है, खूब सारे लोगों की पटेल जाति है, लेकिन इस वाक्य के अंदर यह क्या बन गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा रावण, आपके माइंड में रावण आ गया, क्लियर है क्या, आ गया सभी के माइंड में रावण। इसका मतलब रावण किसी का नाम था, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन मैंने कह दिया आज हर घर में रावण बेटे हैं, यानी वो सारे व्यक्ति इसमें समाहित हो गए जिनमें रावण जैसे गुण है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक जाति को डिनोट कर दी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें कन्वर्ट हो गई, जातिवाचक संज्ञा में। यही दो सेंटेंस है जो एग्जामिनर मैक्सिमम पूछ सकता है कि ये वाक्य में यदि आपको गांधी एक जाति है लेकिन व्यक्तिवाचक बन गया, यहाँ रावण एक व्यक्ति का नाम है, फिर भी ये क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से मुझे लगता है कि भाववाचक संज्ञा है, उसका निर्माण किस किस से हो सकता है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी संज्ञा ऐसी है जिसका निर्माण विशेषण से हुआ है, कौन सी भाववाचक संज्ञा ऐसी है जिसका निर्माण सर्वनाम से हुआ है, कौन सी भाववाचक संज्ञा ऐसी है जिसका निर्माण अव्यय से हुआ है। तो पहले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे रावण व्यक्ति का नाम था और रावणता एक भाव है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। राम किसी का नाम था लेकिन रामत्व भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। भारत देश का नाम था लेकिन उससे बना है भारतीय, भारतीय क्या है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन भारतीयता विशेषण है, ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले, मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा थी लेकिन उसमें कुछ परतें जोड़कर आपने क्या बना दिया, उसको भाववाचक संज्ञा बना दिया। जैसे बचपन किससे बन सकता है, बच्चा से बना है, बच्चा क्या था, एक जाति थी, इसलिए बच्चा से बचपन बना है, तो जातिवाचक संज्ञा।
दासत्व, दास क्या है? एक जाति है, दासी एक जाति है, दास तो दासत्व है। पशु जाति से पशुता क्या बना है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे नवीन विशेषण था, उससे बना दिया आपने नवीनता। खट्टा क्या था? विशेषण था, उससे बना दिया आपने खट्टाई। मधुर विशेषण था, आपने बना दिया माधुर्य। 4th ग्रेड में लिख लेना, इस माधुर्य को किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछेगा। अव्यय था भीतर, भीतर से आपने बना दिया भीतरी, भाववाचक संज्ञा। ऊपर से बना दिया आपने ऊपरी, क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। क्रिया से, क्रिया को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? क्रिया से आपने बना दी भाववाचक संज्ञा। जैसे कमाना क्रिया से बना दिया आपने कमाई, लड़ना क्रिया से बना दी लड़ाई, पढ़ना क्रिया से बना दी पढ़ाई, और चलना क्रिया से बना दिया आपने चाल। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। सर्वनाम से मम, मम एक सर्वनाम है, उससे बना दिया आपने ममता, ममता भाववाचक संज्ञा। अहम, अहम से बना दिया आपने अहंकार। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक विशेषण, कई बार तो इनमें से पूछ लेगा। ये सारी की सारी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। आपको देगा निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, और कोई एक ऑप्शन विशेषण रहेगा। ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। ये किससे बनी हुई है ये भी मैंने बता दिया है। इससे आगे एग्जामिनर की नहीं है कि वो आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में आपको प्रॉब्लम ये करेगा कि भाववाचक संज्ञा क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, या निम्न में से कौन सी विशेषण नहीं है। तो यही प्रॉब्लम करेगा कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है। दोनों में आपको कोई फर्क करने के लिए देखो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कैसे अंतर करना है। यदि भाववाचक संज्ञा शब्द है तो उसके पहले आगे कोई संज्ञा शब्द नहीं जुड़ सकता, क्योंकि दो संज्ञा शब्द कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए पहले से यदि कोई भाववाचक संज्ञा है तो उसके आगे आप कोई दूसरी संज्ञा नहीं जोड़ सकते। लेकिन यदि विशेषण है तो विशेषण कहता ही क्या है? मैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताऊंगा। इसका मतलब वह विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ सकता है। यदि कोई आपने संज्ञा शब्द जोड़ा और उसके जुड़ गया तो वह क्या है? विशेषण है। नहीं जुड़ा तो वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा माधुर्य गाना, बैठ रहा है क्या? कुछ नहीं बैठ रहा, इसलिए माधुर्य क्या नहीं है? विशेषण नहीं है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आदमी, बुढ़ापा आदमी देखते कि अपने इतना ही कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा से ही पता चल रहा है उसका। ऐसे थोड़ी कहते ए बुढ़ापा आदमी, ए बुढ़ा आदमी, यानी आदमी से पहले बुढ़ा बैठ रहा है, इसलिए बुढ़ा विशेषण है। बुढ़ापा क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। अलग करने का यही तरीका है, उसके कोई ना कोई नया संज्ञा शब्द लगाना, और लगाने से आसानी से लग रहा है तब तो वह क्या है? विशेषण। और नहीं लगता है तो वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है? इतनी बात मैंने बता दी। विशेषण में और बता दूंगा थोड़ा सा। अब आता है अपना ये संज्ञा वाला चैप्टर था, ये क्लोज हो गया। ज्यादातर भाववाचक संज्ञा है, उसी के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब है अपना सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम ही है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम होता है। जैसे महेश खाना खाकर विद्यालय गया, वह वहां 12 बजे तक रहेगा। कौन रहेगा? रमेश रहेगा। लेकिन इस महेश या रमेश के स्थान पर मैंने वहां क्या लिख दिया? वह शब्द लिख दिया। तो वह सर्वनाम है जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रमेश क्या महेश था? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। और महेश मूल रूप से क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहानी समझ में आ रही होगी। स्पीड थोड़ी सी ऐसे लग रहा होगा तेज हो गई होगी, लेकिन मुझे थोड़ी चीज़ें आती है तो उसको फिर मैं उसी एक्सप्लेन से करता जा रहा हूँ। एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, 1 से भी कम होती है गति तो कम करके देख लेना, मेरी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। अब है सर्वनामों की संख्या। सर्वनाम 11 होते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, अपना, ये कितने होते हैं? सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम 11 होते हैं। लेकिन सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कई बार तो क्वेश्चन इतना आसान पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? तो आपको ये याद होनी चाहिए कौन कौन सा। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज और संबंध। पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम, मध्यम और अन्य।
देखते हैं ये क्या कहानी है। पुरुषवाचक यानी आदमी को बोध हुआ, पुरुष को बोध हुआ, सीधी सी कहानी है। पुरुषवाचक वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होता है। अब व्यक्ति में 3 प्रकार के उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? वक्ता स्वयं के बारे में कोई बात कहता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं किसको? आपको कह रहा हूं भाई मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं? उत्तम, अपने लिए श्रेष्ठ मान लो भाई। तो कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुषवाचक। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कह रहा हूं कि तू क्या कर रहा है भाई, तू पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हो, तो आपको क्या हो जाएगा महसूस कि अपन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो वक्ता और श्रोता के बारे में कहे, वक्ता श्रोता के बारे में कहे तो वह क्या है? मध्यम। जैसे तुम क्या लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम क्या लिख रहे हो, तो कितने व्यक्ति? 2। फिर होता है अन्य, वक्ता और श्रोता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो वहां पर कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक। वक्ता व श्रोता अन्य तीसरे की कोई बात करे तो वह क्या है? अन्य। वह कहाँ जा रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूं, बताओ वह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? तो वह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी तीसरे व्यक्ति की यहां पर बात हो रही है। और तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम? अन्य सर्वनाम। जैसे मैं कहता हूं इनसे मिलिए, आप रमेश है और आप वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग में क्या है? शिक्षा अधिकारी। इसका मतलब 2 व्यक्ति थे, तीसरे की बात चली तो कौन सा सर्वनाम हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने आसानी से समझा दिया है। आपको ये ध्यान रखना, सोच समझ के जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले क्रॉस करना कि इसमें ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय नाम में क्या छुपा है? निश्चितता का बोध कराए, निश्चितता का बोध कराए। निश्चयवाचक जैसे वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है, निश्चित हो गया कि वह पेन है, वह मेरा है, या यह पेन मेरा है, तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चितता का पता नहीं हो। जैसे अपने कहते हैं बाहर देखो कोई आया है, या अपने कहते हैं चाय में देखो कुछ गिर गया, अपने को नहीं पता कौन क्या है। अनिश्चितता का बोध हो, जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई कौन है यहाँ पर है, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में क्या गिर गया या चाय में कुछ गिर गया, तो ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक। फिर है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम का मतलब पर्सन का बोध है, पर्सन किया जा रहा हो, पर्सन पूछा जा रहा हो। जैसे बाहर कौन आया है, बाहर क्या है? कौन आया है, बाहर कौन आया है, पर्सन किया जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है? पर्सनवाचक। निजवाचक, अपने आप की कोई बात करे तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं आप ही चला जाऊंगा, वह अपना काम स्वयं ही कर लेगा, वह आप ही दौड़ जाएगा, ये शब्द है, ये किसको डिनोट करेंगे? निजवाचक सर्वनाम को। यानी कोई व्यक्ति खुद के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक का संबंध दूसरे से बताए उसको बोलते हैं संबंधवाचक। संबंध बताने का बोध हो तो संबंधवाचक सर्वनाम। जो जागेगा वह पाएगा, यानी जो सोएगा वह खोएगा, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाने वाला जो सर्वनाम होगा वह संबंधवाचक। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा और वैसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये थे आपके क्या? सर्वनाम। मैं मानता हूं और आशा करता हूं कि आपको संज्ञा और सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि मेरा इतना पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप 10 जनों से भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके कन्फ्यूज बना ही रहेगा, ये ध्यान रखना। इतना अच्छे से मैंने आपको कंसल्ट कर दिए, चीज़ें अच्छे से समझा दी। इसी प्रकार से अपना तीसरा चैप्टर रहता है संज्ञा सर्वनाम के बाद में विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जिन शब्दों से क्या बताई जाए विशेषता, वह क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और अच्छा क्या है? विशेषण। इसका मतलब मोहन की विशेषता या मोहन की लड़के की एक विशेषता क्या है? अच्छा, तो ये क्या है? विशेषण कहलाता है। अब है विशेषण के प्रकार। विशेषण कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। सर्वनाम 6 के, विशेषण 4 के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये करेगा, बाकी तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे।
गुणवाचक विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध कराते हैं। यानी गुण, रूप, रंग, स्वभाव इन सब का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण। अरे जिया शब्दासों आदमी का लखना को पतो चले ना वो कियाण को गियोग जुर्यो है बे शब्द ही भी के लिए काई है गुणवाचक विशेषण है। और काई को नहीं बस आदमी पढ़ार भी का लखड़ियाण का हो जाए ने तो भी मान लो वो भी का गुण है। आदमी आपका गुण हमेशा दिखार जावे है बे गुणवाचक विशेषण। जैसे टोकरी में मीठे संतरे हैं, संतरे कैसे हैं? मीठे हैं। टोकरी में खट्टे संतरे हैं तो संतरे क्या है? विशेषण है। ये आदमी के गुण है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति कैसा? कपटी। कपटी उसकी क्या है? गुण है आदमी का। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना है, गुणवाचक विशेषण। दूध पीना लाभदायक है, कौन सा? गर्म दूध। इस दूध के लक्षण है कैसे? गर्म या ठंडा। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। यानी जिससे आपको ये पता चले किसी वस्तु की क्वालिटी का पता चल रहा है कि क्वालिटी इसकी कितनी है, वही क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता हो, यानी ऐसी विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता है। इस कक्षा में 40 लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 40। तो 40 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक के दो है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। संख्यावाचक के भी कितने रूप कर दिए हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित क्या है? जैसे आधा दरवाजा खुला है। दरवाजा कितना खुला हुआ है? आधा खुला हुआ है। दरवाजा कितना खुला हुआ है? आधा। निश्चित है ना आधा? इसका मतलब आधा क्या है? निश्चित है। लेकिन मेरे पास बहुत से पैसे हैं। कितने पैसे हैं? बहुत से। इसका मतलब संख्या है ना, क्योंकि पैसों की संख्या होती है। संख्या का मतलब जिसको अपन गिन सकते हैं, उसके बारे में निश्चित नहीं पता तब तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और यदि संख्या निश्चित है तो वह निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण है। उसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण। माप या तोल संबंधित कोई विशेषण को डिनोट कर रहा है तो वह परिमाण है। इसमें भी दो है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। 4 लीटर दूध लेकर आए। दूध कितना लीटर है भाई? 4 लीटर। तोल रहे हो ना, माप रहे हो? 4 निश्चित है। जरा सा अचार दे दो। अचार कितना? जरा सा। देखो जरा में भी दो चीज बता देता हूं। ये वाला जरा बुढ़ापा है और ये वाला जरा है ना, ये वाला जरा ये थोड़ा है। तो जरा सा आचार दे दे। अब आचार ऐसा तो नहीं, जरा सा क्या है? परिमाण में दिया जाता है, ग्राम में होगा वो कुछ ना कुछ, लेकिन कितना? जरा सा अनिश्चितवाचक। उसके बाद में है सार्वनामिक विशेषण। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जगह न आकर, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जगह आ जाता तो वह क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। न आकर संज्ञा शब्द से पूर्व आता है, संज्ञा शब्द से पहले आता है, संज्ञा शब्द भी उसमें विद्यमान रहता है तो वह सार्वनामिक विशेषण है। अरे उसमें संज्ञा शब्द भी होगा और उस संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम भी होगा तो वह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान रखना, वह संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम लगा हुआ है तो वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे गाय मेरी है, इतना ही होता तो गाय क्या थी? संज्ञा। लेकिन इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? वह गाय मेरी है, तो गाय क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, इससे पहले वह क्या है? विशेषण हो गया। तो यह विशेषण कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा नहीं आती तब तो यह सर्वनाम लेता, तब तो वह सर्वनाम रहता। लेकिन संज्ञा आने से, संज्ञा से पहले तो कौन सा शब्द लगता है? विशेषण लगता है, इसलिए यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह लड़की मेरी बहन है। लड़की क्या आई है? संज्ञा, इससे पहले तो सार्वनामिक, लेकिन यह मेरी बहन है, यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण न होकर केवल क्या है? सर्वनाम है। केवल क्या है? सर्वनाम। यही अंतर करने का एक तरीका है। कोई संज्ञा शब्द उसमें विद्यमान है वाक्य में और उससे पहले कोई सर्वनाम लगा हुआ है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होगा बच्चों, और नहीं वह केवल सर्वनाम रहेगा। उसके बाद में है संज्ञा से विशेषण का निर्माण।
यानी कोई संज्ञा शब्द था, उसमें कुछ पढ़ते जोड़ेंगे और उससे क्या बनाएंगे, विशेषण। ये क्वेश्चन लगभग आपके रिपीट होने वाला है कि निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना हुआ नहीं है। तो आपको ये याद करना है कि संज्ञा से क्या बना है। ये अर्थ एक संज्ञा है, इससे बना है आर्थिक, समाज से सामाजिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, पुस्तक से पुस्तकीय, लोभ भाववाचक संज्ञा से लोभी, पाप से पापी, बुद्धि से बुद्धिमान। ये सारे के सारे इधर वाले विशेषण हैं और इधर वाले सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। ध्यान रखना, क्लियर है। चाहे वो कोई सी भी संज्ञा हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, उनको अलग करने के तरीके मैंने पहले बता रखे। जैसे ये क्या है, भाव है, ये क्या है, भाव है, ये क्या है, भाव है। पुस्तक क्या है, जाति है, विज्ञान क्या है, कोई व्यक्ति है, समाज क्या है, जाति है, अर्थ क्या है, जाति है। उसके बाद में धर्म से धार्मिक, रोग से रोगी, दया से दयालु, रूप से रूपवान, रूप से रूपवान, प्यार से प्यारा, पशु से पाशविक, मानव से मानवीय, ग्राम से ग्रामीण, सारे के सारे क्या है, विशेषण है। सुगंध से सुगंधित, नगर से नागरिक, नीति से नैतिक, शरीर से शारीरिक, दुख से दुखी। इधर वाले सारे के सारे विशेषण है, रट लेना। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है, याद होगा तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ये सारे विशेषण है, जैसे प्यारा आदमी, रूपवान आदमी, दयालु आदमी, रोगी आदमी, धार्मिक आदमी, पाशविक आदमी। सबके आगे क्या जोड़ सकते हो आप, संज्ञा जोड़ सकते हो। तो ये सारे क्या है, मानवीय आदमी, ग्रामीण औरत, सुगंधित पुष्प, नागरिक आदमी, नैतिक लुगाई, शारीरिक आदमी, कुछ भी जोड़ सकते हो इनके आगे। दुखी आदमी, काया से कायिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नमक संज्ञा से नमकीन विशेषण, लालच से लालची, लालची आदमी, इसका मतलब ये विशेषण है। लेकिन लालच क्या है, लालच भाववाचक संज्ञा है। पुराण, पुराण क्या है, जातिवाचक, पुराण से पौराणिक। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा से लखनवी आदमी। सुख से सुखी, सुख क्या है, भाववाचक संज्ञा, इससे क्या बन गया, सुखी। राष्ट्र से राष्ट्रीय, नाटक से नाटकीय, ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञान से क्या बन गया, ज्ञानी। दिन से दैनी, जहर से जहरीला सांप, जवाब से जवाबी और किताब से किताबी। ये सारी की सारी मैंने क्या बनाई है, संज्ञा से विशेषण बनाई है। इनमें से इधर वाली ध्यान रखना, या तो क्या है भाववाचक संज्ञा है, या क्या है जातिवाचक संज्ञा है, या क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीनों को अलग करने के तरीके बता रखे। जैसे लालच क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लालची क्या है, विशेषण है। किससे बनी है, भाववाचक संज्ञा से। ये था आपका क्या, ये इतनी देर तक अपन ने क्या कर ली भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी कर ली। क्लियर है। अब अपने व्याकरणिक कोटियों में दो टॉपिक अपने और रहने वाले हैं, क्रिया और काल। इनको भी देख लेते हैं। यहाँ से लगभग आपको हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो क्रिया, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया जहाँ कर्म नहीं होता है, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म होता है, वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में भी कर्म एक हो सकता है तो एक कर्मक, कर्म दो हो सकते हैं तो कौन सी है, द्विकर्मक है। कर्म एक है तो एक कर्मक, कर्म दो है तो द्विकर्मक। क्लियर है। उसके बाद में अकर्मक क्रिया, कर्म नहीं होगा वह कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। जैसे लड़का खा रहा है, क्या खा रहा है, नहीं पता भाई क्या खा रहा है, इसका मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया। लड़का पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पता, अकर्मक क्रिया। लड़का लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नहीं पता, तो अकर्मक। मोहन रो रहा है, क्या रो रहा है, नहीं पता, सारी की सारी क्या है, अकर्मक। उसके बाद में अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण जिनमें आपको ऐसे लगेगा कि इसमें कर्म है लेकिन फिर भी वहाँ कर्म नहीं होगा। जैसे लड़का बहुत देर से रो रहा है, बहुत देर से, तो भी अकर्मक क्योंकि कर्म नहीं है। कुत्ता दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, नहीं पता, कुत्ता दौड़ रहा है। चाहे कुत्ता खटे ही दौड़े है, पक्षी खटे उड़े, ध्यान रख जो अकर्मक रहेगी। दो सेंटेंस पक्का एग्जाम में आते हैं, एक तो पक्षी को कहीं उड़ाए, एक कुत्ते को कहीं दौड़ाए, एक बच्चे को कहीं रुलाए, तीनों अकर्मक करके आना है। कुत्ता कहीं दौड़े और पक्षी कहीं उड़े, लड़का कहीं रोए और लड़का कहीं बैठे और लड़का कहीं नहाए, ये सब क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, कुत्ता गीली सड़क पर दौड़े, कुत्ता चाहे लोट पोट दौड़े।
पक्षी उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, लड़का रो रहा है, लड़का बहुत देर से रो रहा है, लड़का लोट पोट कर रो रहा है। सब में कौन सी क्रिया रहेगी? अकर्मक क्रिया। मैंने पहले ही बता दिया 3 चीज, दौड़ना उड़ना सोना, ये तीनों क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को कभी सकर्मक क्रिया में नहीं बदला जा सकता। अकर्मक क्रिया, विद्यार्थी पेन से लिख रहा है। देखो फिर भी आपको ऐसे लग रहा है किससे लिख रहा है? पेन से। पेन उसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है, ध्यान रखना। विद्यार्थी पेन से लिख रहा है। कैलाश छत से गिर पड़ा। कहाँ से गिर पड़ा? छत से। अब आप कोई ना कोई कहीं कहते हैं मैं सर क्या और किसका उतराना चाहिए। अब आप क्या और किसका तो अपना दिमाग लगा के निकाल ही दोगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस लगा लोगों के उसका आंसर निकाल दोगे। लेकिन आंसर निकालने का तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ पर ऐसे ध्यान रखना चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए पूर्णतः, तो वहाँ क्या है? अकर्मक है। पेन का कोई खराब नहीं होगा लिखने से, छत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गिरने से, मैदान में दौड़ने से मैदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारी की सारी कैसी है? अकर्मक क्रियाएं हैं। सारी की सारी कैसी है? अकर्मक क्रियाएं हैं। जहाँ पर चीज़ नष्ट नहीं होगी वहाँ पर अकर्मक क्रिया है, जहाँ चीज़ नष्ट हो जाएगी वहाँ सकर्मक क्रिया है। ये विशेष ध्यान रखना। अब है सकर्मक क्रिया। स प्लस कर्म कर्म होगा, यानी जहां कर्म विद्यमान होगा। लड़का आम खरीदता है तो आम किस लिए खरीद रहा है? खाने के लिए। इसका मतलब आम का सपाया होगा, इसका मतलब सकर्मक। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय पी रहा है तो चाय का सपाया होगा। नौकर पानी भरता है, क्या भरता है? पानी किसके लिए? पीने के लिए, तो पानी का सपाया। माँ पुत्र को समझाती है, माँ किसको समझाती है? पुत्र को। तो पुत्र का सपाया थोड़ी होगा, होगा कि नहीं होगा पुत्र का सपाया। ध्यान रखना यहाँ क्रम का चिन्ह आया अपने आप ही को। यदि को पहले से वाक्य में लगा हुआ है तो वहाँ तो सकर्मक रहेगा ही रहेगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो चिन्ह है कारक चिन्ह, वो यदि लगा हुआ है तो सकर्मक। अब मैं आपको एक वाक्य देता हूँ जिसका आप मुझे यहाँ तक किसी ने वीडियो देखा है तो उसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि हरिण जंगल में दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। अब इसका आप क्या करके आंसर निकाल दोगे जिन्होंने क्या किसका लगा रखा है वो। अब कर्म दो होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। कर्म कितने हो सकते हैं? एक कर्म भी हो सकता है और द्विकर्म भी हो सकता है, यानी जिसमें 2 कर्म हो गए वे द्विकर्मक होगा, जिसमें 1 कर्म होगा वह एक कर्मक होगा। जैसे मनीषा ने कार खरीदी। मनीषा ने क्या खरीदी? कार, 1 कर्म। वह दूसरी बार भोजन खा रहा है। कौन सी बार खा रहा है? दूसरी बार क्या खा रहा है? भोजन, तो भी कौन सा? 1 कर्म। राम ने श्याम और हरीश को पीटा। राम ने श्याम और हरीश को पीटा, इसका मतलब श्याम और हरीश 2 जनों को द्विकर्मक मत कर देना। यहाँ पर क्या है? पिटाई एक की जा रही है तो 1 कर्मक। द्विकर्मक अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों। क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक। 2 अर्थ आ रहे हैं, इसका मतलब पुस्तक और विद्यार्थी द्विकर्मक है। राम ने रमेश को आम खिलाया। क्या खिलाया? एक तो आम खिलाया, किसको खिलाया? रमेश को। तो जहाँ रमेश और आम 2 क्या है? कर्म है। आगे विशेष बात, दान देने की स्थिति में केवल 1 ही कर्म होगा। यानी आपको लगे 2 जने हैं फिर भी आपको ऐसे लगे यहाँ पर दान की बात की जा रही है, वहाँ कर्म कितने होंगे? वहाँ पर कर्म होंगे आपके 1 ही। जैसे माताजी ने भिखारी को कपड़े दिए। किसको दिए? भिखारी को क्या दिए? कपड़े। तो ये कपड़े कर्म नहीं है, यहाँ पर कपड़े क्या है? संप्रदान है। कपड़े क्या है? संप्रदान। केवल भिखारी 1 कर्म है। सुरेश ने रमेश को पैसे दिए। क्या दिए? किसको दिए? मोहन को क्या दिए? पैसे। लेकिन पैसे किस में दिए हैं? दान में, इसलिए 1 कर्म। राजा ने ब्राह्मण को क्या दी? गाय दी। किसको दी? ब्राह्मण। ये तो कर्म है लेकिन गाय क्या है? संप्रदान है। क्लियर? यानी जहां पर ऐसा लगे वाक्य में कि दान की बात की जा रही है वहां पर 1 ही कर्म होगा, जिसको दी जा रही है वही कर्म है, दूसरा वाला संप्रदान रहेगा। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब क्रिया संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के 6 रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मुख्य या सहायक क्रिया। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे या 3 नंबर तक आपको क्वेश्चन देखना। देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां पर व्यक्ति स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से काम करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है।
कोई व्यक्ति है वो स्वयं काम नहीं करता है, किसी दूसरे को प्रेरणा देकर उससे काम करवाता है। जैसे मैं लड़कों से पाठ पढ़वाता हूँ, इसका मतलब मैंने लड़कों से क्या किया है, पाठ पढ़वाया, मैंने काम नहीं किया, दूसरे से करवाया, इसका मतलब प्रेरणार्थ क्रिया है। अध्यापक छात्रों से लेख लिखवाते हैं, यानी जो कर्ता स्वयं काम न कर किसी और से कार्य करवाए, वहां प्रेरणार्थ क्रिया है। नाम धातु क्रिया, नाम का मतलब मैंने कहा कोई भी नाम है तो वह संज्ञा है। यदि कोई संज्ञा शब्द था और उससे आपने क्या बना दी, क्रिया बना दी, वो है नाम धातु है। जैसे सेठ ने मकान हथियाया, क्या किया, हथियाया। हथियाया किससे बना है, हाथ से। हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है, इसलिए ये नाम धातु क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जहां दो काम होते हैं वहां पर एक कार्य पूर्ण होने के बाद में दूसरा काम किया जाए तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़कर सो गया, क्या करके, पढ़ के। जहां पर भी वाक्य में आपको कर दिखाई दे देना, वहां आपको पूर्वकालिक क्रिया करनी है। जैसे वह पढ़कर सो गया, वह लिखकर सो गया, वह नहाकर स्कूल गया। जहां पर भी कोई कार्य करने के बाद में दूसरा कार्य किया जाता है वहां पर आपको क्या करनी है, पूर्वकालिक क्रिया करनी है, यानी कर होना चाहिए। तात्कालिक क्रिया, वह खाना खाते ही सो गया। एक काम करने के तुरंत बाद में, एक काम करने के तुरंत बाद में कोई काम किया जाता है उसको कहा जाता है तात्कालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया का मतलब 2, 3, 4 क्रियाओं को एक साथ मिला देते हैं। जैसे वह खाना खा चुका होगा, खाना अलग क्रिया है, चूकना अलग क्रिया है और होना अलग क्रिया है, लेकिन तीनों को एक साथ मिक्स में कर दिया, इसका मतलब संयुक्त क्रिया है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, एक क्रिया होती है मुख्य, दूसरी होती है उसकी सहायता करने वाली क्रिया, दोनों को सम्मिलित रूप से। जैसे मैं गया, मुख्य क्रिया क्या थी, जाना, मैं गया, लेकिन इसका हुआ था, मैं गया हुआ था, ये क्या है, इसकी सहायता करने वाली क्रिया होती है। जैसे इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं ना, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, वही है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्लियर है? इन तीनों को विशेष ध्यान रखना, नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। उसके बाद में काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रियाएं 3 रूप की होती है, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकाल। 3 काल होते हैं। तो अपने काल अलग से दिया हुआ है तो इसको काल को भी पढ़ लेते हैं। क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी, क्रिया को 1-2 बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन क्रिया का सही हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अपने काल। क्रिया के आधार पर अपन ने काल देखे थे, तो उसी क्रिया के आधार पर जो काल के रूप हो गए वो 3 हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी जो वर्तमान में चल रहा है वह वर्तमान काल, जो बीत चुका है वह भूत है, जो आगे आएगा वह भविष्य है। वर्तमान में अभी अपन जो काम कर रहे हैं वह वर्तमान है, जो पीछे हो गया, अपन किसी परीक्षा में फेल हो गए तो वह क्या है, अपने लिए भूत हो गया। अपन तैयारी कर रहे हैं आज, ये क्या है, वर्तमान। और आगे परीक्षा में बैठकर पास होंगे ऐसा अपन सोच रहे हैं तो ये अपने लिए क्या है, भविष्य। वह जाता है, वर्तमान काल, वह गया, भूतकाल, और भविष्य काल वह जाएगा, भविष्य काल। अब इसके भी विशेष रूप है कि वर्तमान काल मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। वर्तमान काल कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। एक होता है सामान्य वर्तमान, एक कौन सा वर्तमान होता है, सामान्य वर्तमान। वर्तमान काल के भी अलग अलग रूप है, इसमें सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, उसके बाद में आपका अपूर्ण वर्तमान, उसके बाद में संदिग्ध वर्तमान, फिर है संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थक वर्तमान। वर्तमान काल में आता है ता है, ती है, ते है। सामान्य में ता है, ती है, ते हैं आएंगे। क्या है, ता है, ती है और ते हैं, तो ये सामान्य है। जैसे मोहन पढ़ता है, लड़का सोता है, लड़की खाती है, ठीक है, लड़के दौड़ते हैं, तो ये सामान्य वर्तमान है। सामान्य की बात है, पता नहीं कब क्या क्या हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान, सोवन पढ़ रहा है, गीता सो रही है, लड़के दौड़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में आ रहा है वह है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, काम कंटिन्यू चल रहा है। अपना जो कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वही है अपूर्ण वर्तमान। कार्य पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, वर्तमान में भी पढ़ रहा है, काम उसका पूरा नहीं हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं, जहां पर आएगा वहां पर अपूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान, राम पत्र लिखता होगा, सामान्य वर्तमान में होगा शब्द जोड़ दो आप। सामान्य वर्तमान में होगा शब्द यदि आपने जोड़ दिया तो क्या लगेगा, संदिग्धता दे दिया आपने। जैसे राम पत्र लिखता तो सामान्य,
राम पत्र लिखता तो सामान्य, लिखता होगा, संदिग्धता पैदा कर दिया आपने। अब लिख रहा है नहीं लिख रहा नहीं पता, अगले को कहने वाले को नहीं पता लिख रहा है, उसने क्या कहा, राम पत्र लिखता सामान्य था, होगा शब्द जोड़ दिया, संदिग्धता लग गई। फिर है संभाव्य, संभावना करें, शायद पिताजी आते हों, शायद शब्द जहां पर जोड़ दिया तो संभावना बन गई। अब आए कि ना आए ये पिताजी पर डिपेंड है, लेकिन क्या हुआ, शायद पिताजी आते हो, यहां पिताजी आते हैं तो सामान्य था, लेकिन शायद जोड़ने से संभावना हो गई तो संभाव्य। और आज्ञार्थक, आज्ञार्थक का मतलब जहां आज्ञा दी जाती है, मोहन तू पढ़, राधा तू नाच, राधा तू नाच, आज्ञा दे रहा है, मोहन तू पढ़, यहां जहां आज्ञा दी जाती है वहां आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्लियर हो गया, सामान्य वर्तमान। उसके बाद में हो गया आपका अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और आज्ञार्थक। सामान्य का मतलब लड़का पढ़ता है, अपूर्ण लड़का पढ़ रहा है, संदिग्ध लड़का पढ़ता होगा, संदिग्धता दे दी। संभाव्य वर्तमान शायद लड़का आता हो, और आज्ञार्थक लड़का पढ़ो। तो ये सारे के सारे वाक्य एक वाक्य बनाना, उससे अलग अलग आप देते रहना तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ता होगा, शायद लड़का पढ़ता हो, और लड़का पढ़ो। ये लो पूरे क्लियर है। उसके बाद में क्या है, भूतकाल, यानी जिससे क्रिया पीछे पूरी हो गई हो वह आपका कौन सा काल, भूतकाल। इसके कितने रूप है, 6 रूप। सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसन का मतलब जस्ट निकट, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। सामान्य भूतकाल क्या है, लड़का आया, लास्ट में आ ए ई दिखाई दे वो सामान्य भूत है। लड़का आया, लड़की गई, लड़का आया, लड़की गई, इसका मतलब सामान्य है। आसन, आसन का मतलब होता है निकट, निकट यानी जस्ट कोई काम अभी हुआ ही है, वह क्या है आपके लिए, आसन है। निकट कोई काम हुआ ही है तो वह क्या है, आसन। जैसे लड़का पढ़, जैसे यहां तक क्या है, वह अभी आया, यहां तो देखो वह अभी आया, वह अभी आया है, अभी का मतलब जस्ट ही हो गया, तो यहां तो साफ नजर आ रहा है आपको कि आसन है। लेकिन ऐसे लिख दिया, लड़का आया है, ये है जो शब्द लगा है ना, यही ये दर्शा रहा है कि जस्ट कोई काम अभी पूरा हुआ ही है, तभी आपने है शब्द लड़का है। जैसे अपन कोई काम करते हैं, सभी राजस्थान के लोग हैं, खेतों में अपने घर वाले काम भी करते हैं, अपन घर पे रहते हैं, तो कोई जस्ट कोई आदमी आता है यानी कोई मेहमान आता है तो अपन घर वालों को क्या कहते हैं, कोई आया है, इसका मतलब जस्ट अभी आया है, इसका मतलब ये आसन को है, आया के साथ में है लगा दिया आपने तो आसन भूत आएगा। यहां तक क्या था, वह अभी आया, कौन सा था, सामान्य, लेकिन वह अभी आया है, इसका मतलब आसन हो गया। पूर्ण भूत यानी काम पूरी तरह हो चुका था, लड़का खाना खा चुका है, यानी जहां लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द दिखाई दे वहां पर काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट है, यानी यहां पर क्या है, परफेक्ट पूरा काम। अपूर्ण, अपूर्ण के अंत में वही था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहां क्या लगाएंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। लड़का पढ़ रहा था, लड़की पढ़ रही थी, लड़के सो रहे थे, इसका मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, जिसके लास्ट में आए वह है अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्धता प्रकट कर दो, लड़की ने कविता पढ़ी, सामान्य था, सामान्य कौन सा भूतकाल, लड़की ने कविता पढ़ी, लास्ट में ई आ रहा है लेकिन होगी लगा दिया, संदिग्धता दे दी, संदिग्ध भूत। हेतु हेतु मद भूत, कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, नहीं पढ़ा तो फेल हो गया, यानी जहां पर आपको ऐसे लगे ऐसा करने से दूसरा काम हो सकता था वहां हेतु हेतु मद। ये तो सबसे आसान है, किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। उसके बाद में अपना काल है भविष्य काल, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, सातत्य बोधक और हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य, माली पौधों को पानी देगा, कब देगा पता नहीं, सामान्य रूप से देगा, लास्ट में अंत में गा गे गी शब्द दिखाई दे तब आपको क्या करना है, सामान्य भविष्य। वह दिल्ली जाएगा, कब जाएगा नहीं पता। संभाव्य भविष्य, संभावना की बात हो, वह शायद कल सवेरे आ जाए, जहां पर शायद शब्द लग गया तो संभावना हो गई, तो वहां पर संभाव्य भविष्य। वह शायद कल सवेरे आ जाए, जहां पर संभावना की प्रकट हो जाती है, संभाव्य भविष्य। सातत्य बोधक, सातत्य बोधक का मतलब होता है आगे अपन कल्पना करें कि इस समय कल अपन कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जैसे कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे,
जो दे रहे थे उसमें होंगे शब्द दे दिया तो सातत्यबोधक, क्योंकि यहाँ संदिग्ध नहीं है इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सातत्यबोधक। और हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य होता है वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, ये भी सेम आसान है कि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। क्लियर है। ये था आपका काल क्रिया का रूप। काल वाला जो चैप्टर है वो बहुत आसान है और बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप समझ गए और काल को जैसे मैंने पढ़ाया उसी रूप में पढ़ लिया और समझ लिया तो काल आसान है, अन्यथा कंफ्यूज ही रहोगे कि कौन सा काल है और कौन सा काल नहीं है। काल यदि समझ में नहीं आया तो एक दो बार इन चीज़ों को वापस देखना। जैसे मैं कह रहा हूँ लड़का पढ़ता है, सामान्य वर्तमान, लड़का पढ़ रहा था, अपूर्ण था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको अपनी ट्रिकें बना लेनी है इन वाक्यों को देख देख के। ठीक है, ये था अपना काल वाला चैप्टर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भाई यहाँ तक यदि आपने देखा है तो कन्फर्म आपको अच्छा लगा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से अपनी तैयारी को करते हुए रहना, क्योंकि जो चीज़ें आप करोगे इस टाइम यही आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद आएगी। क्योंकि आप बैठकर ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियोज़ आपको 1.5 घंटे का यदि मिला है तो आप इन चीज़ों को, ये व्याकरण जो समझाने वाली बात थी इस वीडियो में पढ़ने चर्चा कर लिए। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो व्याकरण की पार्ट था कि इंपॉर्टेंट शब्द जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कार्यालय पत्र है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये यदि करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पिन करोगे कि हाँ सर हमें ये वीडियो भी करवाइए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।